तो SN-AR रिएक्शन में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? हाँ लिखना स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल लिखना स्टार्ट करो। हाँ फैन बंद कर देंगे, कुछ भी बंद नहीं किया, सही लाइट ही बंद हो गई। हाँ आविश, SN-AR रिएक्शन क्या है? देखो आप अपने पास एक चैलेंज ये है कि मान लो यहां पे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे कोई लीविंग ग्रुप लगा है, लेट्स से Cl लगा है, और आप चाहते हो कि यहां पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, तो आपको पता है ये पॉसिबल नहीं, ये अटैक यहां पे डायरेक्टली नहीं हो सकता, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशंस ऑफ कोर्स। लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं कि SN-AR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा नाम है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल का एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होता तो है, मे बी उसके लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट हो, उस रिक्वायरमेंट अगर हमें दिखेगा क्वेश्चन में तो हम करेंगे, और नॉर्मल SN1 और SN2 वाले एक्सपेक्टेशन है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो कब करेंगे? तो ऐसा देखा गया है कि अगर मान लो यहां पे Cl है और Cl के साथ NaOH लेके आते हो एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि ये Cl जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? OH से, और इनफैक्ट ये प्रॉपर मेथड भी है, इस पे डॉट प्रोसेस बोलते हैं वैसे, हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, नहीं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देन क्वेश्चन आता है कि क्यों और कैसे, कि कैसे होगा ये, अगर ये होता भी है तो ये होता कैसे है, ठीक है। दूसरा कि हमने ऐसा भी देखा है कि अगर मान लो कि यहां पे फ्लोरीन है और यहां पे मान लो NO2 लगा है, और आप साथ में लेके आते हो कोई न्यूक्लियोफाइल NaNH2 लेके आते हो न्यूक्लियोफाइल की तरफ, या NaOH लेके आते हो, मैं बस डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स ले रहा हूं, तो ऐसा देखने को मिला है कि यहां भी फ्लोरीन रिप्लेस हो जाता है NH2 से, और साथ में NO2 का तो चलो NO2 ही रहता है ना। ये दोनों ही बातें ऐसी हैं कि ये बिलीव नहीं होता है ना कि फ्लोरीन फ्लोरीन को हम आज तक कभी लिविंग ग्रुप मानते ही नहीं थे, और वो भी बेंजीन रिंग पे लगा है, और वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। एक तो वैसे ही यहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ऊपर से पुअर लिविंग ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है देखो, कि अगर मान लो तुम यहां पे Cl लेके आते हो, ठीक है, और NaNH2 के साथ रिएक्शन कराते हो इसकी, और प्रोडक्ट नहीं तो नहीं, और प्रोडक्ट तुम बनाते हो, वही NO2 यहां रहेगा, Cl की जगह क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। लेट्स से इसकी रिएक्शन की रेट R1 है और इसकी R2 है, पता है R1 इज ग्रेटर देन R2 है, सब कुछ उल्टा हो रहा है ना। तो एक तो बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दूसरा पुअर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन भी निकल जा रहा है, और फ्लोरीन वाले की रेट क्लोरीन वाले से ज्यादा। अब ये सारी चीजें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसी का डिस्कशन है इस पूरे रिएक्शन में। सो ये जो रिएक्शन देख रहे हो ये एक अलग मैकेनिज्म फॉलो करता है, और ये जो रिएक्शन देख रहे हो ये एक अलग मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिंग पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कराने के मल्टीपल तरीकों में से जो दो हमें पढ़ने हैं वो है ये स्टार्टिंग वाले दो, एक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म और दूसरा एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। और मैंने आपको बोला था कि आगे जाके एक बार हम बेंजाइन को एज एन इंटरमीडिएट यूज करेंगे, और वो टाइम अब अपना आ गया। हाँ हाँ, वो हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बोलते थे, नॉर्मल कंडीशन। बट अगर अपने पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्यों होगा, वो क्यों हो रहा है, उसकी का रीजन तो हमें समझना है ना, कि अभी तक जो हम कहते थे कि नहीं हो रहा है वो अब कैसे होने लगा। नहीं वो सही थे, वो सही थे, इन दैट गिवन कंडीशन सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए उसमें यहाँ पे NO2 वगैरह नहीं लगाया, टेम्परेचर प्रेशर हमने नहीं लिखा, उसकी हीट करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा, है ना।
इसमें 600 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है और 300 पास्कल एटीएम के आसपास प्रेशर होता है इस वाले को कराने के लिए, डाउट प्रोसेस जो लिखा आपने, है ना। और ऐसा इसमें देखा गया कि जैसे जैसे इसमें NO2 ग्रुप बढ़ाते जाओगे वो टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट घटती जाती है, और एंड में करते करते अगर तुमने 3 NO2 लगा दिए तो वो नॉर्मल एसिन रिएक्शन जैसा हो जाता है कि वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाता है। ठीक है, सो पहले हम ये समझते हैं कि कैसे होगा, फिर ये प्रैक्टिकल चीजें तो हम बाद में कर लेंगे कि टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा, बढ़ाने पे क्या होगा। पहले हम ये समझते हैं कि ये जो दो तरीके हैं सब्स्टिट्यूट करने के वो कौन कौन से हैं। तो ये जो पहला ये देख रहे हो आप, ये क्या, इसको लिख लेना आप साइड में कहीं नीचे, फॉलोज बेंजाइन मैकेनिज्म। मतलब यहां पे बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है इस वाले में, और ये दिस फॉलोज एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, पहला वाला जो दिया ना वो। तो दो मैकेनिज्म है, दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है एडिशन एलिमिनेशन, दूसरे का नाम है एलिमिनेशन एडिशन। तो एक्चुअल में बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा डायरेक्टली, पहले एडिशन हो रहा है फिर एलिमिनेशन हो रहा है, नेट रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना, कि हो रहा है अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट, लेकिन पहले उस पर कुछ ऐड हो रहा है, फिर लिविंग ग्रुप लीव हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। लिविंग ग्रुप डायरेक्टली लीव नहीं कर रहा जैसे SN1 और SN2 में होता था, कुछ ऐड हुआ, लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो वो एडिशन एंड एलिमिनेशन। और दूसरा तरीका है कि एलिमिनेशन पहले हो जाए देन एडिशन, और इसमें सबसे ये आसान होता है, ये है SN जैसा ही, बस कंडीशन पता कर लो तो Cl हटाओ न्यूक्लियोफाइल लगाओ, खत्म। SN1 SN2 जैसा ही है, बस होगा कब वो हमें पढ़ना है। डिफिकल्ट ये वाला होता है क्योंकि इसमें सच्चाई ये है कि Cl यहां है, OH यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है और यहां भी लग सकता है, वो समझना ज्यादा जरूरी है ना। राइट, सो हाँ वही तो सीखना है, वही तो सीखना हमें इस टॉपिक में ना, वही हमें सीखना है एक्चुअली। तो जो फर्स्ट मैकेनिज्म है पहले उसको हम समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। व्हाट आई शुड डू इज कि इसको यहां जगह है कि हाँ यहाँ हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स लिखवाता हूं, पहले हम एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे हो। कोई कुछ नहीं लिखेगा और कोई बात करेगा नहीं, तो ध्यान दो, समझो इसको। यहां पे मैं लेके आया बेंजीन सबसे पहले, जहां पे कोई एक लिविंग ग्रुप लगा है, ठीक है, और बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो नाम क्या है इसका, एडिशन एलिमिनेशन। तो सबसे पहले कोई एडिशन होता है, देखो क्या होगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एडिशन रिएक्शन में मैंने बताया था आपको कि पाई बॉन्ड टूटता है और कोई ग्रुप आके ऐड होता है। जनरल जब मैंने बताया था ना कि एडिशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले लेक्चर में जब बताया होगा। हाँ, तो एडिशन का मतलब होता है कि कोई भी पाई बॉन्ड होगा, टूटेगा, वहां पे एक ग्रुप लगेगा और दूसरी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप लगेगा। पर इस पाई बॉन्ड पे अगर यहाँ पे अटैक हुआ है तो ये पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, पहला तो ऐसे ही होगा, फिर बाकी जगह को माइनस फिर से अटैक करता था और लिविंग ग्रुप। चलो ठीक है, पहले ये बनाते हैं। सो यहां पे ध्यान से देखना और बताना मुझे कि लिविंग ग्रुप आपका यहीं पे लगा रहेगा, न्यूक्लियोफाइल नया आके इधर ऐड हो गया, यहां पे आया माइनस चार्ज, यहां पे पाई बॉन्ड और यहां पे पाई। अब कोई भी स्टूडेंट जिसको बेसिक नॉलेज है अभी तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बता सकता है कि ये सबसे स्लो यही होगा। क्यों भाई, आप एक कंपाउंड को एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करो, मतलब एरोमेटिसिटी यहां पे लूज हो रही है ना। क्यों स्लो है ये कोई पूछे तो आप बोलोगे ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। ध्यान से समझना भाई, रुक जाओ भाई, कुछ नहीं लिखना है। इसका मतलब ये है कि ये RDS है, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर तो 2 होगा ना, ये और ये NU भी है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ARL। ARL मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग जिससे लिविंग ग्रुप लगा है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, खैर वो सब पॉइंट ऊपर लिखे हुए, ऑर्डर 2 है, सब लिखा हुआ है। ऑर्डर इसका क्या हो गया, 2 हो गया।
लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ये वाला मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, ये जो लिखा है ना। हाँ, सो ये कैसे बन रहा है, तो यहां पे अब ये बनने के बाद इसमें रेजोनेंस होगा भाई, ये माइनस यहां से यहां जाएगा, तो पाई बॉन्ड यहां आएगा, माइनस चार्ज यहां आएगा, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप लगे रहेंगे इधर, फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा, क्या पाई बॉन्ड यहां, नेगेटिव चार्ज यहां, माइनस चार्ज यहां, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप लगे रहेंगे अपने। और लास्ट में क्या होगा देखो, खैर ये स्टेप 1 है, पहले तो स्टेप 1 का कर लेते हैं, स्टेप 2 इसके बाद करेंगे हम। स्टेप 1 क्लियर है सबको, और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है अपना ये मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो स्टेबिलिटी ऑफ मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा क्या, क्या है स्पेलिंग भाई, HEI कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से समझना, ध्यान दो, अगर ये आरडीएस है, अगर ये आरडीएस है और अगले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करेगा, राइट, ये तो आपको पता है कि अगले स्टेप में क्या होगा, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं कि आपने मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स का एक फॉर्म लिख लिया, कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लिया उसका, ये है, ये है, ये है, ये है, सॉरी ये डी, ये है, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल और यहां पे लिविंग ग्रुप है और यहां पे माइनस चार्ज, ठीक है, ये माइनस चार्ज यहां से जाएगा इधर और ये लिविंग ग्रुप यहां से जाएगा बाहर, विदाउट, जब यहां से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा माइनस चार्ज यहां आएगा, तो ये हो गया पहले बात, तो ये आपका क्या हुआ स्टेप 2, और यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिंग की ऑर्बिटसिटी वापस आ जाएगी क्या, और न्यूक्लियोफाइल लग गया क्या यहाँ पे, और बाहर क्या निकल गया, लिविंग ग्रुप। अब ये स्लो है कि फास्ट है, ये है फास्ट। अभी भी इस बात का आंसर नहीं मिला कि सर फ्लोरीन का क्या लेना देना इस बात से। अब अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी मैटर करती है कि रिएक्शन की रेट डिसाइड करने में, नहीं करती, क्योंकि लिविंग ग्रुप का लीव करना इज नॉट पार्ट ऑफ आरडीएस। तो लिविंग ग्रुप स्लो हो खराब हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता रेट पे। रेट पे फर्क किस बात से पड़ता है कि मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। और ये बताओ कि मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स में जो ये नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर इस लिविंग ग्रुप का क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, कौन अच्छा माइनस है होता है, वो तो है गई हैलोजेंस में कौन अच्छा माइनस है, फ्लोरीन। फ्लोरीन मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, मतलब जब फ्लोरीन होगा एज अ लिविंग ग्रुप तो ये स्टेप ज्यादा फास्ट होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जितने भी अभी तक के हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े उसमें क्या होता था, आई की सबसे ज्यादा, फिर बीआर की, फिर सीएल की, और एफ तो करता ही नहीं था। यहां ठीक उल्टा हो जाएगा, एफ का सबसे ज्यादा, फिर सीएल का, फिर बीआर का, और फिर आई का। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, दूसरा एस्पेक्ट ये है इसमें कि सर अगर यही करना था तो हम नॉर्मली क्यों नहीं कर रहे थे अभी तक, इतने सारे रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ इतने लिख देने से नहीं हो जाएगा। Fluorine is not enough to stabilize Mesenheimer complex or negative charge. So for this reaction to actually take place on a good rate, ये तो कर मैकेनिज्म बताने के लिए मैंने कम ग्रुप्स लगाए हैं, पर एक्चुअल में we need a very strong minus I group और minus M group at least, जो इस माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींच सके अल्टीमेटली। और इसीलिए हमें कम से कम एक NO2 लगता है, जो मैंने एग्जांपल लिए थे उसमें NO2 लिखा था। और NO2 को रैंडमली कहीं भी नहीं लगा सकते, उससे रेट नहीं आएगी। NO2 कहां चाहिए, या तो ऑर्थो पे हो, या पैरा पे हो, या ऑर्थो पे हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज देखो या तो ऑर्थो पे है, या पैरा पे है, या ऑर्थो। तो क्या क्या सीखने को मिला, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए अगर ये मैकेनिज्म फॉलो करनी है आपको, तो एक तो सब बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप चाहिए कहां पे, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पे। और अगर ज्यादा होंगे माइनस एम ग्रुप, ऑब्वियसली रेट और ज्यादा बढ़ेगी। जितने माइनस एम ग्रुप लगाते जाओगे उतना रेट बढ़ती जाएगी, जितने स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप लगाते जाओगे उतनी ज्यादा रेट बढ़ती जाएगी। बॉटम लाइन ये है कि ये पता कर लो कि कौन कौन से फैक्टर है जो मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, वो अपना रेट को इंक्रीज करेगा, राइट। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, लिख लो बाकी सब चीजें, फिर उसको डिटेल में करते हैं क्वेश्चंस।